हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम मीट पर थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो विनिमय दर है उसका निर्धारण जो है वो टकसाली समता सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम विनिमय दर के जो टकसाली समता सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप जो है वो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। तो सबसे पहले विनिमय दर क्या होती है वो हम जानते हैं। हमें पता है कि विनिमय दर का संबंध जो होता है वो दूसरे देश की मुद्राओं के साथ में एक्सचेंज की दर से होता है। तो जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की इकाई के साथ में परिवर्तित होती है, बदली जाती है, एक्सचेंज की जाती है, उसे विनिमय दर कहते हैं। जैसे भारत का जो है डॉलर और रुपए के साथ में अगर आप विनिमय दर देखें तो $1 बराबर 75 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या है, $1 के बदले में भारत को 75 रुपये देने पड़ेंगे। यानी दूसरे देशों की जो करेंसियाँ है उसके साथ में जिस दर के साथ में विनिमय होता है, जिस दर के ऊपर उनमें आपस में एक्सचेंज होता है, उस दर को हम जो है विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अब विनिमय दर के निर्धारण के जो है हमारे पास में कई सिद्धांत है। जैसे पहला है टकसाली समता सिद्धांत, जिसको मिंट पर थ्योरी कहते हैं। दूसरा है क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, जिसको जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहा जाता है। और तीसरा हमारे पास में है भुगतान संतुलन सिद्धांत, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसको जो है विनिमय दर के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनको जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है टकसाली समता सिद्धांत यानी मीट पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टकसाली समता सिद्धांत जो है वो होता क्या है। यह सिद्धांत जो है उन देशों की विनिमय दर का निर्धारण करता है जिन देशों के अंदर जो धातुमान मुद्रा प्रचलित होती है। अब धातुमान मुद्रा क्या होती है कि जिसके अंदर ये जो मुद्रा होती है वो सोने के रूप में हो सकती है, वो चांदी के रूप में हो सकती है, या वो जो मुद्रा वो किसी अन्य धातु की बनी हुई हो सकती है। तो जहाँ पर एक देश की मुद्रा के अंदर धातुमान प्रणाली प्रचलित होती है, जिसके अंदर पहला तो ये होता है कि ये मुद्राएं जो होती है वो धातु की बनी होती है। कई बार ये होता है कि मुद्राएं जो होती है वो धातु की बनी हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक देश की सरकार जो होती है अपनी जो कागजी मुद्रा है उन मुद्राओं का मूल्य जो है धातु के रूप में तय कर देती है कि सोने के रूप में हमारी एक मुद्रा की इकाई का मूल्य ये है, चांदी के रूप में हमारे देश की मुद्रा की जो एक इकाई है उसका मूल्य ये है, या किसी अन्य धातु के अंदर जो मुद्रा का मूल्य क्या है उसको निर्धारित कर देती है। तो उसे हम जो है वो धातु मुद्रा के को मान करके जो वो चलते हैं। इसके बाद है कि इन देशों के अंदर जब मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उस मुद्रा के अंदर जो है वो धातु की मात्रा कितनी है। तो जिस मुद्रा के अंदर जितनी धातु की, जैसे मान लीजिए हम सोने की बात करते हैं, तो जिस मुद्रा के अंदर सोने की जितनी मात्रा है उन दोनों का आपस में हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स देश की मुद्रा के अंदर सोना जो वो 2 ग्राम है, वाई देश की मुद्रा के अंदर सोना जो वो 4 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स देश की मुद्रा की तुलना में वाई देश की मुद्रा के अंदर जो 2 गुना सोना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई देश की एक इकाई के बदले में एक्स देश की एक्स जो मुद्रा है उसकी 2 इकाइयां आ सकती है। तो y इज इक्वल टू 2x। तो ये इनके बीच में विनिमय दर का निर्धारित हो गई। तो इस प्रकार से ये जो टकसाली समता सिद्धांत है ये विभिन्न देशों की मुद्राओं के अंदर पाई जाने वाली धातु की मात्रा के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण करता है। अगर हम स्वर्णमान प्रणाली को देखें, स्वर्णमान प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके अंदर एक देश की जो मुद्रा होती है या तो उसके अंदर सोने की मात्रा होती है या उसका मूल्य जो है वो सोने के अंदर तय किया जाता है। तो उस अवस्था के अंदर जो वो विनिमय दर का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है। पहले आप ये देखते हैं कि भी जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है या स्वर्णमान प्रणाली है वो क्या है, किस अवस्था को आप स्वर्णमान प्रणाली मानेंगे। तो जो स्वर्णमान प्रणाली होती है उसके अंदर जो देश होता है, देश के अधिकारी या केंद्रीय बैंक जो होता है, सोने की जो कीमत तय कर दी जाती है, यानी सोने के एक तय कीमत के ऊपर असीमित मात्रा में उसको खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहता है। तो इसका मतलब स्वर्णमान प्रणाली के अंदर असीमित मात्रा के अंदर कभी भी जब चाहे तब सोना बेचा और खरीदा जा सकता है। दूसरा,
जो मुद्रा का मूल्य है वो उस मुद्रा के अंदर पाई जाने वाली सोने की जो मात्रा है उस मात्रा के क्रय मूल्य के बराबर होता है। कि एक देश के अंदर मान लीजिए कि भी मुद्रा की एक इकाई के अंदर 2 ग्राम सोना है। अब हम ये देखें कि भी उस 2 ग्राम सोने का जो क्रय मूल्य क्या है, तो वही जो मूल्य होगा वो जो है सोना उस मुद्रा का मूल्य होगा। मुद्रा का बाहरी मूल्य उसमें सोने की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी एक देश की जो एक मुद्रा की इकाई है वो बाहरी देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां खरीदेंगी, किस दर से उनके ऊपर जो एक्सचेंज रेट होगा वो जो है दोनों देशों की मुद्राओं में पाई जाने वाली सोने की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। और स्वर्णमान प्रणाली के अंदर जो होता है सोने के आयात और निर्यात के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी दूसरे देशों से हम असीमित मात्रा में सोने का आयात कर सकते हैं, दूसरे देशों को असीमित मात्रा में सोने का निर्यात किया जा सकता है। अब विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा वो हम देखते हैं। स्वर्णमान प्रणाली में जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे हम जो टकसाली समता दर कहते हैं। तो कई बार यह आ जाता है कि टकसाली समता दर क्या होती है। तो स्वर्णमान प्रणाली सिस्टम के अंदर दो देशों की मुद्राओं के अंदर पाई जाने वाली सोने की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर तय होती है उसे हम टकसाली समता विनिमय दर कहते हैं। और ये जो टकसाली समता विनिमय दर है इस दर का निर्धारण दो देशों की करेंसियों में पाई जाने वाली सोने या चांदी या किसी अन्य धातु की मात्रा के आधार पर किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, जब हम दो देशों की मुद्राओं के अंदर विनिमय दर के निर्धारण की बात करते हैं तो उन दोनों देशों की मुद्राओं के अंदर धातु की समानता होनी चाहिए। कि अगर एक देश की मुद्रा सोने में बनी हुई है तो दूसरे देश की मुद्रा में भी सोना होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक देश की मुद्रा में सोना है दूसरे देश की मुद्रा के अंदर चांदी है तो उनमें आपस में जो है विनिमय दर का निर्धारण नहीं होता। तो ऐसे में दोनों देशों की जो मुद्राएं होती है वो जो है एक समान धातु से बनी हुई होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और इंग्लैंड में स्वर्णमान प्रणाली प्रचलित है और डॉलर में जो है 1 ग्रेन सोने की मात्रा है और पौंड जो उसमें 4 ग्रेन सोने की मात्रा है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों देशों के अंदर टकसाली समता दर का निर्धारण किस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिएगा, डॉलर के अंदर जो है 1 ग्रेन सोना है और पौंड के अंदर जो है 4 ग्रेन सोना है। इसका मतलब एक चीज देखिए कि ज्यादा मूल्यवान कौन सा है, डॉलर या पौंड। डॉलर में 1 ग्रेन सोना, पौंड में 4 ग्रेन सोना। इसका मतलब पौंड जो है ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि उसके अंदर सोने की मात्रा डॉलर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। तो इसमें विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा वो हम देखते हैं। 1 डॉलर बराबर 1 ग्रेन सोना और 1 पौंड बराबर 4 ग्रेन सोना। अब हम पहले जो है एक जो डॉलर है उसकी कीमत पौंड में तय करते हैं। तो 1 डॉलर जो है वो 1/4 पौंड के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर जो सोने की मात्रा पौंड के मुकाबले चौथाई है। पौंड के अंदर 4 ग्रेन सोना है, इसके अंदर 1 ग्रेन सोना है। तो 1 डॉलर बराबर 1/4 पौंड ये विनिमय दर हो जाएगी। दूसरा, अगर आप पौंड की विनिमय दर निर्धारित करना चाहते हैं तो 1 पौंड बराबर 4 डॉलर कि 1 पौंड में हम जो है 4 डॉलर खरीद सकते हैं क्योंकि 1 डॉलर में 1 ग्रेन सोना है और 1 पौंड में 4 ग्रेन सोना है। तो 4 डॉलर के बराबर इसमें सोना है, इसलिए 1 पौंड का जो मूल्य है विदेशी मुद्रा के रूप में या डॉलर के रूप में वो 4 डॉलर के बराबर है। तो इस प्रकार विभिन्न देशों की करेंसियों के अंदर पाई जाने वाली जो सोने की मात्रा है उनके अनुपात के अनुसार जो वो कीमत तय की जाती है। जैसे इसमें आप डॉलर की कीमत तय कर रहे हैं तो ऊपर आप डॉलर के अंदर रखेंगे कितना सोना है, 1 ग्रेन, और पौंड के अंदर कितना सोना है, 4 ग्रेन। तो ये जो है डॉलर का मूल्य तय हो गया पौंड में। जब आप पौंड का मूल्य तय कर रहे हैं तो उस अवस्था के अंदर ऊपर आप पौंड के अंदर जो सोना है वो रख लीजिएगा, नीचे डॉलर के अंदर सोना है वो रख लीजिएगा। तो 1 पौंड बराबर 4 डॉलर। तो इस प्रकार से जिस भी मुद्रा का हमें विनिमय दर निर्धारित करनी होती है उसके अंदर जो सोने की मात्रा है उसको आप ऊपर रखिएगा और जिस मुद्रा के अंदर तय करनी है उस मुद्रा के अंदर जितना सोना है वो जो आप नीचे रखिएगा। फिर जो भिन्न बनती है वही भिन्न जो है वो विनिमय दर होगी। इस प्रकार से दो देशों की करेंसियों में सोने की समता यानी हम समानता देखते हैं। इसके अंदर कितना सोना है, डॉलर के अंदर 1/4 पौंड
के बराबर है और 1 पाउंड के अंदर $4 के बराबर सोना है, तो इसकी समानता के आधार के ऊपर जो विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। अब यदि ऐसा है कि दो देशों के अंदर स्वर्णमान प्रणाली तो प्रचलित नहीं है, स्वर्णमान का मतलब उन देशों के अंदर जो सोना मुद्राओं के अंदर सोना नहीं है, तो भी टकसाली समता के द्वारा जो विनिमय दर का निर्धारण किया जा सकता है। वो ऐसे किया जाएगा कि इस स्थिति के अंदर प्रत्येक देश की सरकार जो है अपनी अपनी मुद्रा का मूल्य सोने में तय कर देती है कि $1 सोने का मूल्य क्या है डॉलर का, और ₹1 और ₹1 का जो मूल्य है वो सोने के रूप में क्या है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश जो होता है, जो टकसाली समता दर के द्वारा अपनी विनिमय दर का निर्धारण करना चाहता है, वो जो है अपनी अपनी मुद्रा का मूल्य जो वो सोने के रूप में या किसी अन्य धातु के रूप में तय कर देता है, और फिर उसी के अनुसार जो है उनके अंदर विनिमय दर का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बार ये थॉमस की परिभाषा देखते हैं आप। टकसाली समता दर वह अनुपात है जो एक ही धातुमान पर आधारित, एक ही धातुमान का मतलब या तो दोनों देशों के अंदर जो धातुमान है वो चांदी है या सोना है या कोई अन्य समान धातु है, आधारित देशों की प्रमाणिक मुद्राओं के वैधानिक धातु साम्य को प्रकट करती है कि उन देशों की मुद्राओं के अंदर जो है शुद्ध जो धातु की मात्रा कितनी है, उस धातु की मात्रा के समानता के आधार के ऊपर या समता के आधार पर जो है वो विनिमय दर का निर्धारण करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले विश्व युद्ध से पहले अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में 1 पाउंड के अंदर शुद्ध सोने की मात्रा जो थी वो 113.0016 ग्रेन थी, और अमेरिका के $1 के अंदर जो है वो शुद्ध सोने की मात्रा जो थी वो 23.2200 ग्रेन थी। तो इन दोनों के अंदर टकसाली समता के द्वारा जो विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा वो हम देखते हैं। विनिमय दर का निर्धारण होगा, पहले आप पाउंड के अंदर देखते हैं, तो पाउंड के अंदर विनिमय दर का निर्धारण, अगर हमें पाउंड की निकालनी है तो हम पाउंड के अंदर सोने की मात्रा कितनी उसको ऊपर लेंगे, तो विनिमय दर बराबर 1 पाउंड में सोने की मात्रा बटा $1 में सोने की मात्रा। अब पाउंड में सोने की मात्रा कितनी थी 113.0016, और डॉलर के अंदर जो सोने की मात्रा कितनी थी 23.2200। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है $4.866। तो इस प्रकार 1 पाउंड बराबर $4.866 जो है वो विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से अगर हमें डॉलर का मूल्य निकालना है पाउंड के अंदर, तो अब की बार जो हम क्या करेंगे 23.2200 बटा 113.0016, ये करके जो आएगा वो हमारे पास में जो है $1 बराबर पाउंड का मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है विनिमय दर का निर्धारण हम कर सकते हैं। अब स्वर्णमान देशों के अंदर जो विनिमय दर है वो निर्धारित होती है टकसाली समता सिद्धांत के द्वारा, तो उसने जो व्यापार को बड़ा आसान बना दिया है। तो इस विनिमय दर के कारण व्यापार आसान कैसे बना है वो देखिएगा। सबसे पहले टकसाली समता दर प्रणाली में जिस देश से आयात करना होता है उस देश की मुद्रा को खरीदा जाता है और आयात कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो पाउंड बराबर था $4.866, तो अगर एक व्यक्ति को जो 10 पाउंड का सामान लेना है और उसे भुगतान करना है डॉलर के अंदर, तो वो $48.16 बाजार से खरीदेगा और जो है पाउंड के अंदर भुगतान कर देगा, यानी इंग्लैंड से आयात कर लेगा वो। तो इस प्रकार से जिस देश को जिस देश से भी सामान खरीदना होता है वो उस देश की मुद्रा जो है विनिमय दर पर खरीदता है और फिर आसानी से आयात कर लेता है। लेकिन कई बार ये होता है कि एक देश जो होता है वो जो होता है विनिमय दर के ऊपर भुगतान ना करके सोने के अंदर भी भुगतान कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर जो होता है वो करेंसी उसके अंदर सोने की मात्रा होती है। तो सोने की मात्रा के अंदर भी जो भुगतान किया जा सकता है। तो वो सोने के अंदर भुगतान कब किया जाएगा वो आप अब देखते हैं। तो जब एक देश को आयात करना होता है तो वह बाजार से सोना खरीदता है और उस सोने का जो है भुगतान आयात करने वाले देश को कर देता है और आसानी से जो वो आयात निर्यात किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जब सोने में भुगतान किया जाता है
सोने में भुगतान करने की वजह से कुछ अतिरिक्त खर्च आता है, क्योंकि जब एक देश जो है सोने के रूप में भुगतान करेगा तो सोने को उस देश में भेजना पड़ेगा, तो यातायात खर्च आएगा। सोने को ऐसा ही तो नहीं बेच सकते, उसको अच्छी तरह से पैक करके मजबूत जो है वो पैकिंग के अंदर डाल करके फिर बेचना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में चोरी होने का, गुम होने का डर रहता है। और इसके अलावा कई बार जो बीमा वगैरह भी करवा लेते हैं कि रास्ते में जो है अगर सोना चोरी हो जाता है तो उसका लॉस ना हो। तो इस प्रकार से ये जो खर्च होता है वो आता है। तो ऐसे में जब एक देश आयात करता है तो आयात के बदले में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो है उस देश की मुद्रा खरीद करके उसमें भुगतान कर दे, या उस देश के पास में ऑप्शन है कि वो सोने के रूप में जो है उसको भुगतान कर सकता है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कब तो एक जो आयातक है वो सोने के रूप में भुगतान करेगा और कब जो वो मुद्रा के रूप में भुगतान करेगा, तो वो अब हम जो है वो देखेंगे। तो ऐसे में आयात करने वाला सोने का निर्यात भुगतान के रूप में तभी करेगा यदि टकसाली समता दर सोने के यातायात खर्च से अधिक होती है। मान लीजिए, इसको आप आगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि यदि 1 पौंड के मूल्य के सोने को इंग्लैंड से अमेरिका भेजने के लिए जो उसके ऊपर खर्च आता है, चाहे वो पैकिंग खर्च है, चाहे वो बीमा खर्च है, चाहे यातायात का खर्च है, वो 0.02 सेंट आता है। और उन दोनों के बीच में हमने टकसाली समता जो दर थी वो निकाल ली थी, वो $4.866 थी। अब यदि विनिमय दर 4.866, ये तो विनिमय दर है, प्लस उसमें व्यय जोड़ लिया, वो 4.886 हो जाती है। यानी 4.866 प्लस 0.02 जोड़ेंगे तो अब ये क्या हो गया, ये तो विनिमय दर है प्लस में सोने का खर्चा। तो अगर ये इतने से अधिक होगी, यानी अगर विनिमय दर डॉलर की है वो 4.866 से अधिक है, तो इंग्लैंड से आयात करने वाला अमेरिका का व्यक्ति सोने के रूप में भुगतान करेगा, यानी अमेरिका से जो सोने का निर्यात करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो सोना बेचता है तो सोने के रूप में उसका कुल खर्च कितना आता है, सोना उसे इस दर पर मिल जाएगा 4.866 प्लस 0.22 जो उसके ऊपर और भी आ रहा है, तो टोटल व्यय कितना हो रहा है उसका 4.866। और अगर विनिमय दर 4.886 से ज्यादा है तो विनिमय दर में अगर वो भुगतान करता है, मान लीजिए विनिमय दर 0.5 हो गई, तो अगर वो सोने के रूप में निर्यात करता है तो उसको टोटल कितना निर्यात करने पड़ेगा, $4.886 के बराबर भुगतान करना पड़ेगा। और अगर वो डॉलर के रूप में भुगतान करता है तो उसे 5 का व्यय आता है, $5 का खर्च आता है। तो जब कभी भी विनिमय दर जो होती है वो सोने का व्यय जोड़ने के बाद जो विनिमय दर बनती है उससे ज्यादा है, तो ऐसे में एक देश को जो है सोने के रूप में भुगतान करना फायदेमंद रहेगा। और अगर विनिमय दर ये हमारे पास में जो है $4.886 के समान है या इससे कम है, तो ऐसे में आयात करने वाला देश डॉलर खरीदेगा, क्योंकि उसे डॉलर जो है इससे कम में मिल जाएगा, 4.866 या इतने में मिल जाएगा। और यह इसके बराबर है, इतने का ही भुगतान वो सोने के रूप में करना पड़ रहा है, इतना ही भुगतान उसको डॉलर के रूप में करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक जो आयातक है वो डॉलर खरीदेगा और भुगतान कर देगा। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर जो विनिमय दर वो 4.866 है, ठीक है। अब उसने जो है वो $1 का 1 पौंड का जो है सामान जो है इंग्लैंड से आयात किया, और 1 पौंड का जो सामान उसने आयात किया उसमें मान लीजिए, क्योंकि ये जो विनिमय दर है ये पौंड की मांग के अनुसार जो है ऊपर नीचे होती रहती है। अब मान लीजिए कि विनिमय दर है वो हो गई उसकी 4.9। अब अगर वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के रूप में भुगतान करता है, तो उसको $4.9 का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो सोने के रूप में भुगतान करता है तो उसके अंदर जो है 0.02 यानी 4.886। अगर वो सोना बेचता है तो उसे 1 पौंड सामान के लिए जो है $4.886 के बराबर सोना बेचना पड़ेगा। और अगर वो भुगतान करता है डॉलर के रूप में तो उसे $4.9 का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये भुगतान ज्यादा है, विनिमय दर अधिक हो गई है। तो ऐसे में जो अमेरिका का व्यक्ति है वो सोने का निर्यात करेगा, क्योंकि सोने का मूल्य तो ये है और प्लस में इतना उसको खर्चा आ गया, तो टोटल इसको इतना ही व्यय करना पड़ा। अगर ये भुगतान करता डॉलर के रूप में तो उसे
9 का भुगतान करना पड़ता। ऐसे में ये जो व्यक्ति है इसको थोड़ा प्रॉफिट होता है 0.14 का इसको जब प्रॉफिट होता है अगर ये सोने का निर्यात करता है तो जब कभी भी जो विनिमय दर होती है वो टकसाली क्षमता दर प्लस सोने के निर्यात पर जो व्यय होता है उससे ज्यादा हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर भुगतान जो सोने के रूप में किया जाएगा, यानी सोने का निर्यात करके वस्तुएं खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट होता है विनिमय दर के बिंदु या स्वर्ण बिंदु। जब दीर्घकाल की बात की जाए तो विनिमय दर जो होती है टकसाली क्षमता दर के बराबर ही होगी, लेकिन अल्पकाल के अंदर ये तभी संभव है जब विदेशी जो मुद्रा है उसकी मांग और पूर्ति समान बनी रहे। लेकिन हमें पता है कि विदेशी मुद्रा की मांग और जो पूर्ति होती है उसमें अल्पकाल के अंदर परिवर्तन आता है, और जब विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के अंदर अल्पकाल के अंदर परिवर्तन आएगा तो उसकी वजह से जो है इनकी विनिमय दर में भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये जो विनिमय दर है ये एक सीमा के भीतर ही परिवर्तित होगी। जैसे मान लीजिए ये मांग और पूर्ति है, ये जो है सप्लाई होगी, ये डिमांड हो गई। अगर ये मांग पूर्ति जो इतनी अधिक हो जाती है तो विनिमय दर यहाँ पर होगी, एक विनिमय दर जो है ये हो सकती है। तो ये जो विनिमय दर है एक सीमा के अंदर ही मूव कर सकती है, ना तो ये सीमा से बाहर जाएगी और ना ये एक सीमा से नीचे जाएगी। तो ऐसा जो है टकसाली क्षमता दर के द्वारा ही संभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे कि एक सीमा से बाहर क्यों नहीं जा सकती और एक सीमा से नीचे क्यों नहीं जा सकती। इस सीमा को जो स्वर्ण बिंदु कहते हैं, यानी एक तो ऊपरी सीमा हो गई और एक नीचे वाली सीमा हो गई। स्वर्ण बिंदु का मतलब क्या है कि अगर ऊपरी सीमा से अधिक विनिमय दर चली जाएगी तो उसके बाद सोने में भुगतान होगा। अगर ऊपरी से जो निचली सीमा है उससे अगर नीचे विनिमय दर चली जाएगी तो भी लेन देन है वो सोने के माध्यम से होगा। लेकिन अगर इन दोनों सीमाओं के बीच में विनिमय दर है तो उस अवस्था के अंदर भुगतान जो वो मुद्राओं में होगा। एक ऊपरी सीमा जिसे ऊपर वाला स्वर्ण बिंदु कहते हैं उससे अधिक विनिमय दर नहीं हो सकती, और दूसरा निचली सीमा जिसको नीचे का स्वर्ण बिंदु कहते हैं उससे नीचे जो है विनिमय दर नहीं जा सकती। वो क्यों होता है वो हम देखेंगे आगे। स्वर्ण बिंदुओं का निर्धारण कि उस सीमा को निर्धारित कौन करता है। सीमा को जो स्वर्ण बिंदु उसकी दो सीमाएं हैं, एक तो ऊपरी सीमा और एक नीचे की सीमा। तो ऊपरी सीमा जो उसका निर्धारण होता है टकसाली क्षमता दर प्लस स्वर्ण निर्यात पर व्यय कि टकसाली क्षमता दर क्या है, प्लस में अगर हम उसी भुगतान को सोने के रूप में करते हैं तो उसके ऊपर कितना व्यय आता है, जो परिवहन के ऊपर व्यय हो सकता है, पैकिंग के ऊपर खर्च हो सकता है या कोई अन्य प्रकार का व्यय हो सकता है। इसी प्रकार से जो ऊपरी सीमा तय होगी, एक पौंड बराबर कितने डॉलर था, 4.866 प्लस जो व्यय जो स्वर्ण के निर्यात पर जो खर्च आता था वो 0.02 सेंट था। तो इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ऊपरी सीमा आ जाएगी $4.886। तो विनिमय दर जो वो कभी भी $4.886 से ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा है निचली सीमा टकसाली क्षमता दर माइनस स्वर्ण निर्यात पर व्यय, यानी निचली सीमा जब आप निर्धारित करेंगे स्वर्ण बिंदु की तो उसमें जो टकसाली क्षमता दर है उसमें से हम जो विनिमय का खर्च आता है उसको घटा देंगे। कि विनिमय का मतलब जो सोने के निर्यात के ऊपर या आयात के ऊपर जो खर्चा आता है उसको आप निकाल देंगे। तो निचली सीमा जो वो क्या आ जाएगी 4.866, ये अपनी टकसाली क्षमता दर है, माइनस 0.22, तो ये क्या आ जाएगा $4.846। तो विनिमय दर जो है अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जो है वो अगर एक पौंड की विनिमय दर आप देखें तो वो $4.886 से तो ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ये ऊपरी सीमा हो गई, और $4.846 से नीचे नहीं जाएगी क्योंकि निचली सीमा हो गई, और इन दोनों के बीच में जो विनिमय दर है वो कहीं भी मूव करती रहेगी। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो अमेरिका के अंदर सोने का इंग्लैंड के अंदर सोने का आयात होगा। आयात क्यों होगा कि उस अवस्था के अंदर जो है वो अमेरिका को, जैसा कि हमने पहले देखा था, डॉलर में भुगतान करने की बजाय सोने में भुगतान करना सस्ता पड़ता है, क्योंकि सोने के अंदर अगर भुगतान करते हैं तो केवल $4.886 का व्यय आता है, और विनिमय दर अगर इससे फालतू है और हम डॉलर के रूप में भुगतान करते हैं तो डॉलर महंगा पड़ता है। तो ऐसे में जैसे ही विनिमय दर इसके से ऊपर जाएगी तो उसमें जो सोने के रूप में भुगतान करना शुरू कर दिया जाएगा, और अगर इससे नीचे आती है 4.846 से तो
तो उस अवस्था के अंदर जो है इंग्लैंड जो है अमेरिका को सोने का निर्यात करेगा। तो इस प्रकार से ये जो है इंग्लैंड के लिए जो है इंपोर्ट की सीमा होगी, उस समय इंग्लैंड में सोना आएगा, और ये जो इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट की सीमा होगी, उस समय जो इंग्लैंड से सोना बाहर जाएगा तो फायदे में रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है सवर्ण बिंदु हो जाते हैं। इन सवर्ण बिंदुओं से ना तो बाहर विनिमय दर जा सकती है, तो ना तो ऊपरी सीमा से बाहर जाएगी और ना निचली सीमा से बाहर जाएगी। विनिमय दर जो ऊपरी दर के जो है उसके बराबर होगी या निचली दर के बराबर होगी। ये भुगतान शेष जो होता है उसके अनुकूल और प्रतिकूल होने पर निर्भर करता है। यानी विनिमय दर का निर्धारण होगी, लेकिन ये ऊपरी सीमा के बराबर होगी या निचली सीमा के बराबर होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो प्रतिकूल है या अनुकूल है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका और इंग्लैंड में व्यापार होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका के प्रतिकूल है। अब अमेरिका के प्रतिकूल होने का मतलब क्या है? अमेरिका ने आयात ज्यादा किया है, और आयात ज्यादा करने का मतलब क्या है कि उसने पौंड की मांग ज्यादा की है, और अगर वो पौंड की मांग ज्यादा करेगा तो पौंड की कीमत बढ़ेगी। तो पौंड की मांग बढ़ने की वजह से पौंड की जो विनिमय दर है वो बढ़ करके 4.886 के बराबर हो जाएगी। तो अगर इंग्लैंड का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल है तो विनिमय दर जो है ऊपरी सीमा के बराबर होगी, क्योंकि जब इंग्लैंड का विनिमय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अनुकूल है तभी तो अमेरिका का प्रतिकूल है। दूसरा, इससे अधिक दर होने पर ये जो हमने जो विनिमय दर तय कर ऊपरी सीमा तय कर दी है, इससे अगर विनिमय दर ज्यादा हो जाती है तो अमेरिका से सोने का निर्यात जो इंग्लैंड की तरफ होने लगेगा, और जब इंग्लैंड की तरफ सोने का निर्यात होने लगेगा तो इसका मतलब पौंड की मांग नहीं कर रहे, वो पौंड के अंदर तो भुगतान ही नहीं कर रहे, इसलिए वो पौंड की मांग नहीं करेंगे, और पौंड की मांग नहीं करेंगे तो वापस जो विनिमय दर कम होकर के इसके बराबर या इससे नीचे आ जाएगी। इसके विपरीत यदि इंग्लैंड का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो, इंग्लैंड का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होने का मतलब है इंग्लैंड जो है अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो इंग्लैंड जब अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो वहां डॉलर की मांग जो है पौंड के मुकाबले ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है पौंड की कीमत डॉलर में कम हो जाएगी और विनिमय दर जो निचले बिंदु 4.866 के बराबर हो जाएगी। और अगर इससे भी नीचे जाती है तो इसके कम जो इंग्लैंड है वो आयात करने वाले देश को जो है डॉलर के रूप में भुगतान न करके सोने के रूप में निर्यात करेगा, तो इसके कारण जो डॉलर की मांग कम होगी, और डॉलर की मांग कम होगी तो विनिमय दर में सुधार होगा और ये वापस 4.864 के बराबर या इससे जो है और ऊपर हो सकती है। तो इस प्रकार से एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल और प्रतिकूल होता है उसी के अनुसार जो है ये जो विनिमय दर है उसका निर्धारण होता है कि ये ऊपरी सीमा पर होगी या निचली सीमा पर होगी। तो ये हमने देखा। अब आप इसी चीज को जो है वो और देखते हैं। ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र के अंदर जो हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर एक्सचेंज रेट लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने जो है जो ओ एक्स अक्ष के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज और ओ वाई के ऊपर जो वो एक्सचेंज रेट हमने लिया है 1 पौंड बराबर कितना डॉलर है वो। अब जब ये जो टकसाली समता दर के द्वारा जो है निर्धारण किया गया विनिमय दर का, तो ये एम बिंदु पर निर्धारित होती है, यानी मीट पैरिटी के द्वारा जो विनिमय दर निर्धारित हुई, जो हमें रेड लाइन दिखाई दे रही है 4.866 ये निर्धारित हो गई। ये यहाँ पर जो मांग और पूर्तियां है, ये जो है वो डॉलर की मांग और ये डॉलर की पूर्ति है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अब आप देखिएगा ये जो है ऊपरी सवर्ण बिंदु है, क्योंकि इसके अंदर विनिमय दर ये थी, इसके अंदर आपने 0.02 जो खर्च आ रहा था वो जोड़ दिया, तो ये ऊपरी सीमा हो गई, ये जो निचली सीमा हो गई। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर विनिमय दर जो होती है वो बढ़ करके 4.886 डॉलर से ज्यादा हो जाएगी, 4.886 डॉलर से ज्यादा हो जाएगी, तो उस अवस्था के अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर सोने का एक्सपोर्ट होगा, यानी इंग्लैंड के अंदर सोना जो वो अमेरिका जो है इंग्लैंड को सोने का निर्यात करेगा। और अगर एक्स जो ये जो विनिमय दर है 4.846 से अगर कम हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो है इंग्लैंड अमेरिका को सोने के रूप में भुगतान करेगा। इसका मतलब अमेरिका के अंदर सोने का जो इंपोर्ट होगा। तो अगर विनिमय दर जो होती है ऊपरी सीमा से ज्यादा होती है
तो एक देश जो है सोने का एक्सपोर्ट करता है, और अगर विनिमय दर जो है निचली सीमा से कम हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर सोने का आयात होता है। तो इस प्रकार से विनिमय दर जो है इन दोनों सीमाओं के बीच में चलती रहेगी। दीर्घकाल में तो यही रहेगी, लेकिन अल्पकाल के अंदर ये जो है 4.886 से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे 4.886 से बाहर होती है तो भुगतान सोने के रूप में करना शुरू कर दिया जाता है, तो विनिमय दर का कोई लेना देना नहीं रहता। अगर इससे कम होती है तो दूसरा देश जो है सोने के रूप में भुगतान करना शुरू कर देता है, जिससे विनिमय दर का कोई लेना देना नहीं रह जाता। तो विनिमय दर जो होती है इन दोनों सीमाओं के बीच में चलती रहती है। अब जो है सेल्फ असेसमेंट यानी ये टॉपिक आपको कितना अच्छा समझ में आया है, अब आप इसको देखते हैं। तो पहला, टकसाली समता दर क्या है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो टॉपिक को दोबारा देखिएगा। दूसरा, सवर्ण सीमा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्योंकि सवर्ण बिंदु जो होते हैं उसकी दो सीमाएं होती है, एक तो ऊपरी सीमा और एक निचली सीमा, तो उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक देश को आयात के बदले में सोने में भुगतान करना कब लाभदायक होगा, यानी एक देश एक तो मुद्रा के रूप में भुगतान कर सकता है विनिमय दर पर, और दूसरा सोने के रूप में भुगतान करना उसके लिए फायदेमंद कब होगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।